हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम सिविल सूट के संबंध में समझेंगे कि सिविल सूट क्या है, इसको कब फाइल किया जाता है, कैसे फाइल किया जाता है, इसके संबंध में क्या प्रावधान है, क्या विभिन्न चरण हैं जो सिविल सूट को फाइल करते समय हम अपनाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लॉ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, सबस्टेंटिव लॉज एंड प्रोसीजरल लॉज। सबस्टेंटिव लॉज वो सभी लॉज होते हैं जो हमारे अधिकार और दायित्वों को परिभाषित करते हैं। प्रोसीजरल लॉज वो लॉज होते हैं जो सबस्टेंटिव लॉज को किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाएगा, किस तरीके से प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, वो निर्धारित करते हैं। तो सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है जो कि एक प्रक्रिया बताता है, जिसको हम बोलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिविल सूट के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि जो भी व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन होता है या जिसको किसी प्रकार की सिविल नेचर की क्षति होती है किसी व्यक्ति के एक्शंस के द्वारा, तो जो उसका लीगल क्लेम्स बनता है, जो विधिक दावे बनते हैं, वो जिन पर वह एक तरीके से रिलीफ चाहता है अदालत के माध्यम से, और वो अपनी शिकायत को प्लेंट के माध्यम से अदालत के समक्ष सबूतों के साथ रखता है। तो इन सभी चीज़ों को हम सिविल सूट में समझेंगे। इसके स्टेजेस क्या होते हैं? जनरली 5 से 6 स्टेजेस होते हैं जो इसके ज़्यादा ज़रूरी हैं और हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले प्री फाइलिंग। जैसा कि हर चीज़ें नेम से क्लियर होती हैं, प्री मीन्स पहले, फाइलिंग। प्री फाइलिंग एक स्टेज होती है जब एक डिस्प्यूट अराइज होता है। डिस्प्यूट अराइज होने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिस चीज़ के लिए सहमत है और दूसरा असहमत है। जहाँ पर एक व्यक्ति सहमत है एक बिंदु पर और दूसरा व्यक्ति असहमत है, तब एक डिस्प्यूट बनता है। अगर दोनों व्यक्ति एक बिंदु पर सहमत हैं तो किसी तरीके का डिस्प्यूट नहीं होता। एक का सहमत होना और दूसरे का असहमत होना, तब एक डिस्प्यूट बनता है। और पार्टी फिर एक सेपरेटली क्लेम्स करते हैं और फिर वो नेगोशिएट भी करते हैं कि लीगल मैटर को बिना अदालत के जाए हम बाहर से इसको सेटल्ड करने के लिए। तो इस स्टेज को हम प्री फाइलिंग बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होने की वजह से तो अब बाद का जो रास्ता है, जो कि एक हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर प्रोविजंस सिविल लॉज में हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी लॉज में हमें प्रोवाइड किए, फिर हम वो रास्ता चुनते हैं जो सेकंड है इनिशियल प्लीडिंग के माध्यम से। प्लीडिंग और इससे संबंधित प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, ये सभी सीपीसी में डिफ़ाइन किए गए हैं। सीपीसी जिसमें 1 से लेके 158 तक सेक्शंस हैं और शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स में ऑर्डर्स हैं और ऑर्डर्स में ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। जैसे कि सीपीसी का पहला ऑर्डर जो बताता है कि कौन कौन पार्टी हो सकते हैं एक सूट के द्वारा। एक सूट में अगर कोई भी सिविल नेचर का कोई भी सूट डाला जाता है, उसमें पार्टी होती है जैसे कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। जो अपना वाद दाखिल करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, वादी बोलते हैं। जिसके खिलाफ किया जाता है उसको प्रतिवादी, डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट बोलते हैं। जैसे कि दूसरे ऑर्डर में दिया रहता है कि फ्रेमिंग ऑफ सूट, सूट को किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा। ऑर्डर 4 में कि उसका इंस्टीट्यूशन कहाँ पे होगा, सूट को कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि हर कोर्ट का एक जुरिस्डिक्शन होता है, जो कि एक टेरिटरी के आधार पर, सीमा क्षेत्र के आधार पर, और एक पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो कि एक मॉनेटरी वैल्यूज़ के बेसिस पे कि कितने अमाउंट तक का प्लेंट एक कोर्ट एंटरटेन कर सकती है। दूसरा जो शेड्यूल्स में हम पढ़ते हैं, जिसमें कि फ्रेमिंग ऑफ सूट और इसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, फिर प्लीडिंग किस तरीके से की जाती है प्लेंट में। प्लेंट की जो प्रक्रिया होती है जिसमें न्यायालय के नाम सबसे पहले दिया जाता है, जो इसका फॉर्मेट है। फिर उसमें वादीगण का नाम, वादी अगर 1 है, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी वादी हैं, या अगर उसमें माइनर है, उनको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, उन सभी चीज़ों को। वर्सेस
किसके बनाम है, जो डिफेंडेंट होता है प्रतिवादी एक है, दो हैं, दो से अधिक हैं, तो उन सभी चीज़ों को मेंशन किया जाता है। सूट किस तरीके के नेचर का है, सूट की जो कॉज है या कंडीशन जो सूट की ज़रूरत पड़ी वो कब अराइज हुई, ये सारी चीज़ें फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके प्लेंटिफ को अपनी सारी कंडीशंस एक डिस्क्रिप्शन मैनर में बतानी पड़ती हैं प्लेंट के माध्यम से। ये सभी कंडीशन ऑर्डर 7 प्लेंट में डिफाइन की गई हैं। हर ऑर्डर में रूल्स होते हैं, जैसे कि ऑर्डर 7 में भी रूल्स हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, कि प्लेंट में किस तरीके के पार्टिकुलर्स होते हैं। पार्टिकुलर्स मीन्स कि फर्स्ट वी हैव टू मेंशन दिस एंड देन दैट, दिस काइंड्स ऑफ द पार्टिकुलर्स। फिर उसके बाद में जब प्लेंटिफ अपना प्लेंट दाखिल कर देते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो WS की स्टेज होती है। और हर प्लेंट एक एफिडेविट के साथ सपोर्ट किया जाता है। एफिडेविट जिसको हिंदी में शपथ पत्र बोलते हैं, जो कि यह वेरीफाई करता है कि जो भी सूचनाएं दी, जो भी जानकारी दी गई है अदालत में इस वाद पत्र में, वो एकदम सत्य हैं, किसी तरीके की झूठी नहीं है। और प्लेंट में भी चीज़ें लिखी रहती हैं कि पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे, और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कि वेरीफाई करना कि ये सत्य है, और उसमें आप क्या रिलीफ चाहते हैं, प्रेयर दिया होता है, वो सभी कंडीशन उसमें प्रोवाइडेड रहती हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्टी है उसको समनिंग वगैरह समन सर्विस जो की जाती है ऑर्डर 5 में, जिसके बारे में प्रोविज़न दिया हुआ है, ताकि उनको एक मौका मिले अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जिसमें कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जाएगा, या बिना सुने उनको उनके बारे में कोई भी फैसला नहीं दिया जाएगा। तो जिसको हम ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम, नो पर्सन कैन बी पनिश विदाउट बीइंग हर्ट, तो उनको प्रोविज़न, उनको एक ये जो सम्मन के माध्यम से बुलावा दिया जाता है कि आप अपने बात को, जो आपके खिलाफ में एक बात आया है, अपना जवाब तैयार करें। सेम कंडीशन WS में, जिसको रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं, प्लेंटिफ की जितनी भी कंडीशंस हैं, जो पॉइंट 1 2 लेके जितने भी पॉइंट्स उसमें बनते हैं, उनको वो रिजेक्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जिस हद तक चीज़ें सही रहती हैं या गलत रहती हैं। फिर उसके बाद हम अभी प्लीडिंग से स्टार्ट करते हैं। प्लीडिंग में प्लेंट के बाद WS ये सभी एफिडेविट के साथ होती हैं। तो उसके बाद अगर प्लेंटिफ की कोई बात अधूरी रह जाती है, जिसको पूरा नहीं कर पाता, जो WS के बाद इमर्ज होती है, तो वो रेप्लिकेशन के माध्यम से उसको पूरा करते हैं। ये प्लीडिंग का पार्ट रहता है। फिर नेक्स्ट है डिस्कवरी। ये जो चरण होता है, इस चरण पे दोनों पार्टी अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसको दिखाते हैं। जैसे कि पहली पार्टी प्लेंटिफ, अगर उनका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मुद्दा है, मामला है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हैं जो सिद्ध करते हैं उनके बारे में, उनके कथन को सिद्ध करते हैं, जो वो अदालत में वाद पत्र के माध्यम से बोलते हैं। और एक दूसरे को वो रेस्पॉन्ड करते हैं उसके माध्यम से। हर पार्टी एक काउंसिल के द्वारा, एक लॉयर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है कोर्ट में। क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो एडवर्सरियल टाइप का है, जिसमें पार्टीज़ को एक लॉयर के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट में। दूसरा जो सिस्टम होता है इंक्विजिटोरियल सिस्टम होता है, वेयर जज इटसेल्फ इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड रीच टू सम कंक्लूजन। तो डिस्कवरी जो स्टेज है, जहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होते हैं और एक दूसरे के पक्ष के बारे में यहाँ पता चलता है। फिर इससे पहले जो ट्रायल की जो प्रोसेस शुरू होती है, उससे पहले जो प्री ट्रायल की स्टेज है, जहाँ पे हम दोनों पार्टी अपने आप को स्टार्ट करते हैं, वो अपना एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जो भी प्लेंटिफ की तरफ से एविडेंस है, जो उनकी कॉज को सपोर्ट करते हैं, विटनेस को, या जो भी सपोर्टिव उनके विटनेस है, एविडेंसेस हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और अपने केस को मजबूती देने की कोशिश करते हैं। फिर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होती है, जो कि जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है।
ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी है और इसमें कई तरीके की जो एडजॉर्नमेंट है, जो हम अभी भी सुनते आए हैं मूवीज़ में कि तारीख पे तारीख, ये इस तरीके की चीज़ें, ये अदालत में किसी भी जब मामले को सुना जाता है सिविल नेचर को, कभी एक पार्टी प्रेजेंट होती है, कभी दूसरी पार्टी प्रेजेंट नहीं होती, कभी उनके लॉयर प्रेजेंट होते हैं, कभी लॉयर प्रेजेंट नहीं होते, कभी जज खुद अपने आप में प्रेजेंट नहीं रहते, वो भी नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से एक नेक्स्ट हियरिंग के लिए डेट मिल जाती है। केस की गंभीरता के आधार पर उनकी ट्रायल फिक्सेस होती हैं। महीने भी लगते हैं, कई महीने भी रहते हैं उसके लिए, काफ़ी साल तक भी हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में उनके सबूतों को देखा जाता है, जो भी उन्होंने एफिडेविट दिए, विटनेसेस हैं, सभी को एग्जामिन किया जाता है, आर्गूमेंट दिए जाते हैं, एविडेंस प्रेजेंट किया जाता है, जो भी अपने सपोर्ट में जो रूलिंग साइटेशंस दी जाती हैं उनको एग्जामिन किया जाता है, ये भी देखा जाता है कि प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टांत कोई मामला बनता है या नहीं बनता है, इन सभी चीज़ों को बना जाता है। फिर इसके बाद न्यायालय इन सभी तथ्यों को देख के, परिस्थितियों के आधार पर एक निर्णय पर पहुंचती है, जिसमें या तो वो प्लेंटिफ के हक में कोई भी मामला बता देते हैं या प्लेंटिफ के विरुद्ध में बता देते हैं। अगर डिफेंडेंट के फेवर में नहीं हुआ या प्लेंटिफ के फेवर में नहीं हुआ, तो जो हारने वाली पार्टी है वो उस जजमेंट को चैलेंज करती है अपील के माध्यम से। दो अपील होती हैं, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। अपील हायर कोर्ट्स में होती है हमेशा। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है, नेक्स्ट में आप पहले ये समझते हैं, फिलिंग ऑफ सूट, जो कि ऑर्डर 7 में डिफाइन है। फिर उसके बाद जो भी लॉयर होते हैं उनका वकालतनामा, और उसके बाद कोर्ट फीस। और कोर्ट फी सूट की वैल्यूएशंस के हिसाब से तय की जाती है कि कोर्ट की जो भी मामला है, संपत्ति विवादास्पद संपत्ति है, उसकी मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के आधार पर उसकी अदालत फीस तय की जाती है। तो प्रोसीडिंग किस तरीके से कंडक्ट करते हैं इसमें? तो सबसे पहले आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि प्लेंट में क्या क्या चीज़ होती है, जो मैंने पहले बताया, कोर्ट का नेम, उनके नेम, पार्टीज़ के नेम, दोनों पार्टीज़, और मेन कंटेंट्स क्या होता है। वकालतनामा जो लॉयर के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं, दैट द क्लाइंट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग, दिस इज़ द मेन थिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ। क्लाइंट को सारी चीज़ें पता रहती हैं, क्योंकि उसको एक कॉपी मिलती है सभी। क्योंकि अगर एक क्लाइंट जो भी प्लेंटिफ है और जो भी डिफेंडेंट है, ये एक दूसरे के जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं, तो दोनों को अवेयर रहते हैं कि किस सिचुएशन तक उन्होंने क्या एविडेंस दिए और उन्होंने क्या एविडेंस दिए, क्या विटनेसेस के जो बयान होते हैं उनके बारे में उनको पता रहता है, ताकि वो अपने पक्ष को अच्छे तरीके से मजबूत रखें। प्लेंट वगैरह, कोर्ट फीस, ये सब क्लियर होने के बाद अब फिर हियरिंग की प्रोसेस शुरू होती है। हियरिंग में क्या होता है कि उसकी मेरिट के आधार पर, कि अगर अदालत को लगता है कि केस मेरिट पर है, ठीक है, मेंटेनेबल है, तो ये अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू करेगी उनको कोर्ट में बुलाने के लिए, और एक फ़िक्स डेट पे अपने आर्ग्यूमेंट उनसे लेगी कि आप अपने आर्ग्यूमेंट दो। तो ये जो प्रोसीजर है हियरिंग में, ये सब चीज़ें होती हैं। रिटन स्टेटमेंट जो कि डिफेंडेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, रेप्लिकेशन जो कि प्लेंटिफ द्वारा दिया जाता है। फिर इन दोनों, एक व्यक्ति ने जो भी अपना मामला उठाया या दूसरे व्यक्ति ने जो भी अपना मैटर बताया कोर्ट में, दोनों अपनी पोजीशन को सपोर्ट करते हैं एविडेंसेस के साथ। फिर अदालत देखती है कि इसमें इश्यूज़ क्या हैं, मेन इश्यूज़ क्या हैं। तो इशू फ्रेमिंग होता है, जिससे वो दोनों प्लेंट और डब्ल्यूएस को देखकर कि मेन इशू जो कोर्ट को डिस्पोज ऑफ करना है, कोर्ट को रिजॉल्व करना है, वो ये मेन इश्यूज़ हैं। इशू फ्रेमिंग होता है। फिर जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के होते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, फिर उनको एग्जामिन किया जाता है। फिर फाइनल हियरिंग की जाती है। फाइनल हियरिंग के बाद अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, ये सभी चीज़ें। तो आज की वीडियो में आपने सिर्फ सिविल सूट के बारे में जाना, और हमने हर चीज़ को डिटेल में नहीं लिया, क्योंकि ये प्रोविज़न काफ़ी डिटेल्ड है हर चीज़ को लेके। लेकिन
ये एक ओवरव्यू की तरह था जिसमें आपको एक सिविल सूट से संबंधित चीज़ें समझ लगी। बाकी की जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर से रिलेटेड प्लेंट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 है WS के लिए, या सामान के लिए जो ऑर्डर 5 है, इनके संबंध में डिटेल जब हम CPC की वीडियोस बनाएंगे तो उसमें समझेंगे। तो इट इज़ जस्ट अ ओवरव्यू वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हम क्रिमिनल ट्रायल और फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ डिफरेंट जो ट्रायल्स होती हैं उनके बारे में समझेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।